Hey, hello everybody. How are you? I hope you all are fine and you are preparing well. So, guys, this is lecture number 4 in the series of prelims, how to tackle prelims in a best way. तो ये सीरीज़ में मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर बना चुका हूँ. दिस इज़ लेक्चर नंबर 4. तो अगर आपने वो 3 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आई रिकमेंड यू टू वॉच दीज वीडियोज़ ऑल्सो, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि प्रीलिम्स को टैकल कैसे करना है, हाउ टू क्वालिफाई प्रीलिम्स इन बेस्ट पॉसिबल वे. और उससे आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि आप क्वेश्चन को देखकर पहचान पाएंगे कि एक्चुअली क्या गलत है इसमें और कहाँ आपको सोचना है, कहाँ आपकी नॉलेज काम आएगी और कहाँ गैस काम आएगा, ये आप समझ जाएंगे वहाँ से. तो चलो इसको शुरू कर लेते हैं. आगे बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रीलिम्स को करना है. चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ना शुरू करेंगे. देयर हैज़ बीन अ परसिस्टेंट डेफिसिट बजट ईयर आफ्टर ईयर. विच एक्शन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डिफिसिट. मोटा मोटी आप इतना समझिए कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हर साल डिफिसिट आता है बजट का, उसमें क्या ऐसा सरकार करे कि जिससे डिफिसिट हमारा कम हो. अब एक बात समझिए, आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देनी है और वो है कि मैंने पहले भी बताया कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है. तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहना क्या चाह रहा है कि गवर्नमेंट ऐसा क्या करे, क्या पॉसिबल एक्शंस ले जिससे हमारा डिफिसिट कम हो जाए. अब आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, उसमें से आपको बताना है कि किससे डिफिसिट कम होगा. तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिफिसिट. यानी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, बहुत कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ याद नहीं करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिफिसिट. डिफिसिट क्या होता है एक्चुअली? इट इज़ नथिंग बट जस्ट एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू. दैट इज़ कॉल्ड डिफिसिट. रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट जितना पैसा कमा रही है, अगर उस कमाए हुए पैसे से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है डिफिसिट इंक्रीज हो जाएगा, खर्चा घाटा बढ़ जाएगा. ठीक है, यही है डिफिसिट. अब देख लेते हैं वो ऑप्शंस में क्या कहना चाह रहे हैं. सबसे पहले ऑप्शन में कहना चाह रहे हैं कि रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगर वो कह रहे हैं जो हमारा रेवेन्यू है उसका एक्सपेंडिचर अगर हम कम कर देंगे तो हमारा घाटा क्या होगा? डिक्रीज होगा ना. तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो. अगर आप जो पैसा कमा रहे हैं उसका खर्चा कम कर देंगे तो डेफिसिट भी डिक्रीज होगा, घाटा भी कम होगा. सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स. देखो इतनी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं पूछते कि आप वहाँ फंस जाएं. रिड्यूस वो इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम्स. अगर आपने कोई 5 योजनाएं चला रखी हैं, उसमें मान लो 5 लाख रुपए लग रहे हैं, अगर वही योजनाएं 10 हो जाएं तो क्या होगा? 5 लाख ही रुपए थोड़ी लगेंगे, पैसे बढ़ जाएंगे ना. तो जब एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो डेफिसिट भी बढ़ जाएगा. समझ गए आप? क्योंकि डेफिसिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंडिचर. तो यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है कि नई स्कीमें अगर चला देंगे तो डेफिसिट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? भाई इंक्रीज हो जाएगा, घाटा बढ़ जाएगा सरकार का. तो अब ये क्या है? दैट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट जो कि हमारे क्वेश्चन से नेगेटिव है. क्वेश्चन में पूछ रहा है डेफिसिट कैसे कम किया जाए, लेकिन ये अगर स्कीम्स बढ़ाएंगे तो डेफिसिट बढ़ जाएगा. थर्ड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है? रैशनलाइजिंग सब्सिडीज. अगर सब्सिडीज को रैशनलाइज करोगे, अच्छे से सब्सिडी कहाँ पे कितनी देनी है, ज़्यादा उल्टा सीधा खर्चा नहीं करना है, तो क्या होगा? डेफिसिट कम होगा, डेफिसिट डिक्रीज होगा. ये दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट. द फोर्थ वन इज रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी. अब आप एक बात ध्यान रखिए कि इम्पोर्ट का मतलब है कि कुछ खरीदना. अगर हम खरीद रहे हैं, अगर उस पर ड्यूटी नहीं लगाएंगे या ड्यूटी को कम कर देंगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होगा? घट जाएगा. उनको पैसा कम मिलेगा अगर ड्यूटी को, इम्पोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस कर देंगे तो जब पैसा ही कम मिलेगा, जब रेवेन्यू जो घट जाएगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है. तो यहाँ से भी क्या होगा? फोर्थ से भी एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो डेफिसिट भी इंक्रीज हो जाएगा. हमें यहाँ पूछा क्या था? कौन कौन सी चीज़ है जिससे डेफिसिट डिक्रीज होगा? तो ऑप्शन क्या निकल के आता है यहाँ? आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर, यस दैट इज करेक्ट. नई स्कीम्स लाएंगे तो नई घाटा बढ़ जाएगा. रैशनलाइजिंग सब्सिडीज करेंगे, यस, तो फिर घाटा कम होगा. लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर देंगे तो सरकार के पास पैसा कम आएगा और घाटा बढ़ जाएगा. सो यू नीड टू हैव लिटिल अंडरस्टैंडिंग टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. थोड़ी सी बेसिक नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होती है, वरना अदरवाइज क्वेश्चंस कैसे होंगे? बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए होगी ना. तो इसलिए आप यहाँ से सेकंड वाले को एलिमिनेट कर सकते हैं और फोर्थ वाले को एलिमिनेट कर सकते हैं. रेस्ट बोथ आर करेक्ट. 1 and 3 is the answer. Okay, let's move to the another one. This is next question asked in 2017. पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस. क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अकर्ड इन इंडिया आफ्टर इट्स लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991.
सीधा सा समझिए, आपको ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटी पूछ रहा है कि लिबरलाइजेशन जब से हो गया 1991 में, उसके बाद क्या चीज़ें चेंज हुई पॉलिसीज़ में, क्या चीज़ चेंज हुई इंडिया में। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी इंक्रीज्ड इनॉर्मसली। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये वर्ड है ना इनॉर्मसली, प्लीज़ डोंट टेक इट एक्सट्रीम। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो जो गलत स्टेटमेंट है, देखो वैसे तो सारे स्टेटमेंट ठीक होते हैं, लेकिन उसको गलत भी बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज सबका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। इसलिए ही नीड टू हैव सम रॉन्ग ऑप्शंस ऑल्सो। तो मैंने आपको पहले बताया कि एक तो एक्सट्रीम जाके वो गलत बनाएगा, कोई टॉपिक बनाएगा। दूसरी बात, वो नेगेटिव स्टेटमेंट ले लेगा अगर गलत बनाएगा तो। थर्ड चीज़ मैं आपको आने वाले क्वेश्चन में समझाऊंगा कि किस टाइप से वो गलत बना सकता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ कैन अ रॉन्ग चॉइस कैन बी मेड, ये चीज़ समझनी है आपको, वहाँ गलत पहचानना है। तो देखो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज्ड इनॉर्मसली, कितना ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। कैसे ब्रॉड का है कि हर व्यक्ति जानता है भारत में, मतलब दैट इज़ द आयरनी ऑफ द एग्रीकल्चर, भारत में एग्रीकल्चर का सबसे कम शेयर है जीडीपी में, जबकि यही सबसे बड़ा सेक्टर है। यानी मोर देन 50% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, लेकिन जीडीपी में शेयर सबसे कम है, अभी 14 के लगभग था। इस बार के बजट में देखो, आई टेल यू वन थिंग, अगर इस बार आपको ये क्वेश्चन दे दिया सपोज करो प्रीलिम्स में, तो आपको कैसे समझ लेना है, बजट आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा, वहाँ लिखा है इस बार के बजट में कि एग्रीकल्चर में इंक्रीज हुआ है और हमारा जो शेयर था 14%, अब वो 16.3% होने वाला है जीडीपी में, इंक्रीज होने वाला है। तो आप खुद ही समझ लो कि जब 14% जो शेयर है वो 16 होने वाला है, तो ये कहाँ जीडीपी में इंक्रीज हो गया हमारे एग्रीकल्चर का, नहीं है ना। तो ये कितनी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है कि जीडी लिबरलाइजेशन के बाद ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था ना, उसमें बूम आया था इंडस्ट्रीज में, जबकि सब उसमें जो एग्रीकल्चर है उसमें क्या हुआ था, उसमें गिरावट आई थी, डाउनफॉल हुआ था जीडीपी में, समझ गए। तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस वेरी इजीली। सेकंड देखो, शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज, हाँ ठीक बात है, हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई है, हमारा शेयर बढ़ा है वर्ल्ड में एक्सपोर्ट का। एफडीआई इनफ्लोज इंक्रीज, आपने देखा होगा पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में भी, इसमें भी, कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है और जो एफडीआई है वो इंक्रीज हुई है, बहुत हो गई है, मतलब 400 बिलियन डॉलर से भी ऊपर। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज इनॉर्मसली, मैंने पहले कहा इनॉर्मसली को डोंट टेक इट एक्सट्रीम, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है। इसलिए आप इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर का शेयर इंक्रीज नहीं हुआ, अदरवाइज ऑल आर सीम्स टू बी करेक्ट। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, इफ नॉट डोंट वरी, वी विल टेक मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ओके ओके, टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कोई दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। द न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स आर periodically held under the aegis of United Nations. देखो guys, see guys, one thing, if you have heard about nuclear security summit or not, do not worry at all, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं आपको बता सकता हूँ। देखो, एक मैंने बताया एक्सट्रीम में गलत बनाएगा, आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ले जाएगा, 10,000 की जगह 10 लाख कर देगा। दूसरा, नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएगा कि ये होता है कि नहीं। तीसरा, इस टाइप से स्टेटमेंट, यानी ये एक्स ये बाई, ये इंटरचेंजिंग में गलत बना सकता है। हमको नहीं पता न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट जो है वो अंडर द एजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हुआ या अंडर द एजेस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ या किसी और कम्युनिटी के अंदर हुआ, हमको नहीं पता। तो ही माइट बी चेंज, लाइक यूरोपियन यूनियन की जगह वो यूनाइटेड नेशंस कर सकता है, वर्ल्ड बैंक की जगह यूनाइटेड नेशंस कर सकता है। तो आपको ये पहचानना है कि यहाँ रॉन्ग क्वेश्चन वो बना सकता है। बस मैं, आई एम नॉट टेलिंग द आंसर गाइज, आई एम टेलिंग यू हाउ ही कैन मेक रॉन्ग चॉइसेस। तो आपको क्या करना है, यही समझना है कि देखो ये इंटरचेंजिंग ऑफ वर्ड्स यहाँ से हो सकता है। न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकती है, हमको नहीं पता। तो हम ऐसे स्टेटमेंट्स को जनरली क्या करेंगे, बहुत फोकस से देखेंगे कि ये गलत हो सकता है। सेम थिंग इन द सेकंड स्टेटमेंट ऑल्सो, द इंटरनेशनल पैनल ऑन फिसाइल मटेरियल इज़ एन ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अब हमको नहीं पता ये जो इंटरनेशनल पैनल है वो IAEA का पार्ट है या नहीं है, या यहाँ पे कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वर्ल्ड बैंक, IMF, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, कुछ भी हो सकता है। तो ही कैन चेंज। तो ये जो एक्स टू बाई वाला कन्वर्जन है ना, इनको वो चेंज करके दे सकता है। यू हैव टू बी केयरफुल हियर। तो इसलिए इसकी लिटिल अंडरस्टैंडिंग आपको जरूरी है, मतलब आप यहाँ पर गैस नहीं कर सकते, सीधा मेरा कहने का मतलब ये है। अगर इफ़ यू नो द आंसर देन टिक, अदरवाइज लीव द क्वेश्चन। ठीक है, तो आप समझ जाओ यहाँ आंसर इज डी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। यस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी
एमपीसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत ही देखो, एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि बहुत ही ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत ही मतलब एकदम माइक्रो लेवल का हो, बहुत ही मैक्रो लेवल पे पूछता है। मॉनेटरी पॉलिसी में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिगार्डिंग। अब आपको क्या करना है, इट डिसाइड्स द आरबीआईज बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। देखो बेसिक, यू नीड टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आपको एमपीसी, आरबीआई, ये ऐसे ऐसे टर्म है कि आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इनकी आपको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यस, दिस इज करेक्ट। आरबीआई जो है वो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट तय करता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर आता है। सेकेंड स्टेटमेंट पर ध्यान देना, इरेज कर दूं इसको, अब बताता हूँ। इट इज़ ए 12 मेंबर बॉडी। सी गाइज, यही देखो, जो छोटे नंबर जहाँ पे होते हैं, यहाँ से एक चीज़ और समझनी है आपको कि जब आप सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं, यानी जब चीज़ों को पढ़ रहे हैं आप, तो आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, हम मुझे कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देके पढ़ना है। यस, इन्हीं जगहों पे आपको ध्यान देके पढ़ना है सिलेबस जब कंप्लीट करेंगे। ये छोटे नंबर देखो, एमपीसी जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो दिस इज़ अ 6 मेंबर बॉडी, लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 12 मेंबर बॉडी दे दिया। अब आप एक बात समझिए, ये 6 अगर जहाँ पे छोटे छोटे नंबर होंगे सिलेबस के किसी भी टॉपिक में, वहाँ आपको एक्स्ट्रा केयर रखनी है, वो आपको ध्यान रहनी चाहिए। जहाँ बड़े नंबर होते हैं वहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई 2000 चीज़ है, तो वहाँ अगर वो एक्सट्रीम बनाएगा तो उसको 10,000 बनाएगा, तो वहाँ आप समझ सकते हैं। लेकिन छोटे में क्या करेगा, जैसे 12 मेंबर बॉडी है तो या तो 13 कर देगा, 10 कर देगा, या 24 कर देगा, मतलब छोटा चेंज करता है। तो यू नीड टू यू नीड टू बी केयरफुल हेयर दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो 12 मेंबर बॉडी है, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, क्योंकि एमपीसी जो है वो छः मेंबर्स की बॉडी है। ये आपको पढ़ते टाइम ध्यान रखनी है ये चीज़ें। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। गाइज सी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की चेयरमैनशिप के अंदर नहीं होती है, ये आरबीआई के गवर्नर के अंडर होती है। तो अब ये कौन सा वाला एक्सचेंज हो गया, ये हो गया एक्स टू बाई, यानी वो, सॉरी गाइज वो कुछ इंटरप्शन हो गया था बीच में, अपना बंद हो गया चलते चलते ये वीडियो। तो फिर से समझा देता हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंटरचेंज कर सकता है। इट फंक्शंस अंडर द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, नो, इट फंक्शंस अंडर द आरबीआई गवर्नर, ठीक है। तो इस टाइप की एक्स वाई की चेंजिंग कर सकता है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि कितने टाइप से गलत बना सकता है। एक तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट पे चला जाएगा, एक नेगेटिव स्टेटमेंट पे चला जाएगा, और एक करेगा इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग मतलब एक्स की जगह बाई रख देगा, बाई की जगह एक्स रख देगा, ठीक है। तो यूनियन आरबीआई गवर्नर की जगह क्या रख दिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ही माइट टेक होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी रख सकता है यहाँ पे। तो यहाँ इस टाइप के स्टेटमेंट देखते ही आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा केयरफुल हो जाना है कि हाँ, ही कैन मेक अ रॉन्ग चॉइस हेयर, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो इसका क्या आंसर हो जाएगा फिर, कि आरबीआई की इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करता है। यस, दैट इज़ करेक्ट। ये 12 मेंबर बॉडी नहीं है, ये दिस इज अ 6 मेंबर बॉडी एमपीसी, एंड इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस, नो, आरबीआई गवर्नर। तो नीचे के दोनों गलत हो गए, द आंसर इज 1 ओनली। ओके गाइज, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो टिल देन टेक केयर एंड प्रिपेयर गुड। थैंक यू।